जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारी जो आज की क्लास है पावर सिस्टम एनालिसिस की, इसमें हम जो है वो इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट टाइम भी पीएसए में इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था पावर सिस्टम का उसको देखा और फिर हमने उसको जो है वो उसको समझने की कोशिश की थी। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पावर के, पावर सिस्टम के। हमें एनालाइज करना है पावर सिस्टम को, तो पावर फ्लो और जो पावर टेक्निक्स हैं और पावर एसी सर्किट्स में और सिंगल फेज और थ्री फेज वगैरह इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको हम इंशाल्लाह आज जो है वो डिटेल में सीखेंगे। तो जो हमारे टॉपिक्स हैं, कंटेंट्स हैं जिनको अभी हमने कवर करना है वो उनमें आ जाते हैं जी पावर इन सिंगल फेज एसी सर्किट्स, इस चीज़ को हमने देखना है। और हमने देखना है कॉम्प्लेक्स पावर को, और फिर हमने डेल्टा एंड वाई कनेक्टेड लोड्स और इनके जो म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी डेल्टा कनेक्टेड लोड्स में किस तरह से होता है फंक्शनिंग, और वाई कनेक्टेड जो लोड्स हैं उनमें क्या होता है, और फिर डेल्टा टू वाई अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है या वाई टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से फिजिबल है और किस तरह से पॉसिबल है। और फिर उसके बाद हम करेंगे जी पर फेज एनालिसिस, और फिर लास्ट में हम देखेंगे बैलेंस जो है वो थ्री फेज पावर वो किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आपको बता दूँ इसको शुरू करने से पहले कि आपकी जो इलेक्ट्रिक पावर है जिसको हम जनरल पावर का नाम दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स में तो इसका रोल जो है वो सेंट्रल इम्पोर्टेंस है इसकी, और ये फंडामेंटल टाइप है। तो इस टॉपिक को हम जो है वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है जी वो है बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनमें हम देखते हैं कि पावर इन सिंगल फेज जो है वो एसी सर्किट में किस तरह से काम करती है। तो शुरू में मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास वो हादी सदाब की बुक है जो मैंने अपलोड कर दी थी, तो उसका चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस जो है वो कर रहे हैं। अच्छा जी, सिंगल फेज एसी सर्किट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक सिंपल सा जो है वो एक सर्किट बना हुआ है जिसमें ये एक लोड है, और ये इनपुट पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, सिनुसाइडल टाइप वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो IFT करंट फ्लो कर रहा है। तो आप एज्यूम करें कि जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इस पर हमने यहाँ पर स्टार्ट में अप्लाई की है उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो पीक वैल्यू है लेट्स से इट इज़ VM, और साथ में जो चूँकि सिनुसाइडल है तो हमने कहा है कि इसको एज्यूम करें इट इज़ अ कोसाइन फंक्शन। So the voltage, let us assume that the voltage which is applied at the input, it is Vm cos of omega t plus theta v, and the instantaneous current can be given by this. I of t is equal to Im cos of omega t plus theta I. The angle of voltage is theta v and the angle of current is theta I as it is visible. फाइन। सो हमने ये जूम किया है जो वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया है उसका वो कुछ इस तरह का फंक्शन है, और जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो इस तरह का फंक्शन है Im cos omega t प्लस थीटा I। तो अब अगर हमने यहाँ से इंस्टेंटेनियस पावर को कैलकुलेट करना हो, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब है कि पावर एट एनी इंस्टेंट, तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग अपने बेसिक सर्किट एनालिसिस को अगर देखो, सर्किट एनालिसिस एंड डिज़ाइन को देखो, सर्किट एनालिसिस तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स की टेक्निक्स को देखो, तो आपको याद होगा कि किसी भी सर्किट में जब भी हमने पावर को कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हम पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम वोल्टेज और करंट जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज के सिग्नल को मैं फिर आपको दूसरी साइड पे लेके चलता हूँ। वोल्टेज के सिग्नल को हमने इससे रिप्रेजेंट किया था और करंट के सिग्नल को इससे, तो जब हमने पावर कैलकुलेट करनी है इन दोनों सिग्नल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास पावर आ जाएगी VM कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आई। ठीक है जी, तो इससे जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अच्छा, अब हमारे पास एक फंडामेंटल से आइडेंटिटी है, आप लोगों ने अपनी बेसिक जो है वो क्लासेस उसमें देखी होगी। कॉज अल्फा कॉज बीटा इज इक्वल टू हाफ कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस हाफ कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। एक्चुअली ये होता है 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर जो 2 है वो इधर अगर हम लें तो वही जो है वो हाफ बन जाएगा। अब यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है। ये दिस इज कॉज अल्फा, दिस इज कॉज बीटा।
सो दिस विल बिकम कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड साथ में हाफ आ जाएगा एंड प्लस हाफ कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब इस आइडेंटिटी को हमने इस पर अप्लाई करना है। तो इस पर अप्लाई करने के साथ हमारे पास जो है वो ये रिलेशन आ जाएगा हाफ इंटू वी एम आई एम कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यानी इस पर अप्लाई करें दिस इज अल्फा दिस इज बीटा। सो अल्फा माइनस बीटा ओमेगा टी प्लस थीटा वी माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा आई। तो ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगा जी थीटा वी माइनस थीटा आई। ये फर्स्ट टर्म के लिए कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा में आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। वो यहाँ पर मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया, थीटा वी माइनस थीटा ही आ रहेगा। प्लस जब सेकंड आप अप्लाई करोगे हाफ कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी इस एंगल को इस एंगल में जब ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा ओमेगा टी और ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। तो वो ये सेकंड वाली टर्म बन जाएगी कॉज ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी इंटू थीटा आई। तो ये टर्म बन जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू हाफ वी एम आई एम। ठीक है, वी एम आई एम हमने साइड पे निकाल लिया है, तो जो कोसाइन फंक्शन था उस पर हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है। सो दिस विल बिकम कॉज ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस ये जो टर्म है 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई, इसको हम थोड़ा सा फर्दर मैनिपुलेट करेंगे। तो 2 ओमेगा टी हम एज इट इज लिखते हैं वो वही था। अब थीटा वी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 थीटा वी माइनस थीटा वी, 2 थीटा माइनस थीटा वी, आंसर तो वही थीटा वी रह जाएगा ना। सो अगर हम इसको इसके इक्विवेलेंट लिख लेते हैं 2 थीटा वी माइनस थीटा वी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि ये एज इट इज़ ही रहेगी आइडेंटिटी। ठीक है जी, वो थीटा वी 2 थीटा वी में से थीटा वी निकालेंगे तो वही थीटा वी रह जाएगा प्लस थीटा आई एज इट इज आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, वही कॉस इंटू थीटा वी माइनस थीटा आई यही टर्म रहेगी प्लस कॉस इंटू 2 ओमेगा टी प्लस 2 थीटा वी। ये देखो, ये इन दो टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे और इन दो टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। ठीक है ना। सो 2 ओमेगा टी और 2 थीटा वी में से कॉमन आ जाएगा 2। सो कॉस इंटू 2 इंटू ओमेगा टी प्लस थीटा वी। जब 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो आपके पास रह जाएगा ओमेगा टी प्लस थीटा वी। अब दूसरी टर्म है माइनस थीटा वी प्लस थीटा है, यहाँ से माइनस हमने कॉमन करना है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा जी थीटा वी माइनस थीटा आई। ठीक है, तो ये था, उसको हमने इसमें शिफ्ट किया, फिर इससे हमने थोड़ा जो है रिपेयरिंग कर लिया, तो फिर इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आप इस ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें इनको थोड़ा ब्रेक करो तो आप इस पे आओगे, फिर आप अल्टीमेटली जो है वो इसी स्टेप में आ जाएगा। तो इस एंगल को हमने थोड़ा सा जो है वो चेंज किया है, क्योंकि हमें रिज़ल्ट जो है वो किसी और फॉर्म में चाहिए। तो हम पावर के लिए एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, यहाँ पर आपके पास एक तो है कॉज ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई, एक चीज़ आ गई। दूसरी है कॉज ऑफ 2 इंटू ओमेगा टी प्लस थीटा वी माइनस थीटा वी माइनस थीटा आई, ये चीज़ रह गई है। सो ये तो एज इट इज़ हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये दूसरी जो टर्म है इसमें एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, जिसको ये दो एंगल हैं, हम इन दोनों को जो है वो अलग अलग एंगल कंसिडर करेंगे और इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने अपने सर्किट एनालिसिस और या उससे भी प्रीवियस जो बेसिक क्लासेज हैं वहाँ से लर्न किए हुए हैं। मैं आपको रिमाइंड करवाने के लिए इसको फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। सो ये आइडेंटिटी हमने इस पर अप्लाई करनी है। ये 2 इंटू मेगा टी प्लस थीटा वी ये अल्फा एंगल है, और ये थीटा वी माइनस थीटा आई इस एंगल को हम बीटा एंगल कह रहे हैं। सो आए तरह इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हाफ वी एम आई एम इंटू कॉज ऑफ थीटा वी माइनस थीटा ये रह गया। तो आइडेंटिटी हमने इस पर अप्लाई की है, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा। सो कॉज अल्फा यानी 2 इंटू मेगा टी प्लस थीटा वी अल्फा इंटू कॉज बीटा कॉज इंटू थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस sin alpha sin beta. So sin into alpha means the first angle 2 into omega t plus theta v into sin second angle which is beta and it is theta v minus theta i। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इस पर जो है वो आइडेंटिटीज अप्लाई कर दी हैं। अब इसके नेक्स्ट पे आए, तो अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करें RMS वैल्यू की, तो वो किस तरह से कैलकुलेट होता है जी। वो आपको पता है कि जो आपकी जो पीक वैल्यू होती है
उसको आप अंडर रूट 2 से डिवाइड जब करते हैं तो आपके जो है वो RMS वैल्यू आ जाती है। अगर ये वोल्टेज की कैलकुलेट करना हो तो पीक वैल्यू को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज पे, और अगर यही क्वांटिटी जो है वो करंट के लिए हमें कैलकुलेट करनी हो तो करंट के जो मैक्सिमम वैल्यू है या पीक वैल्यू है उसको अंडर 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक हम यहाँ पर एग्जाम्पशन और करेंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि थीटा वी माइनस थीटा आई, तो हम इसको, ये वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल डिफरेंस है, तो हम इसको जो है वो एज्यूम करेंगे थीटा वी माइनस थीटा आई को हम कहेंगे लेट दिस वन थीटा वी माइनस थीटा आई इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो हम इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू जो है वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि ये देखेंगे ये VM, ये 1/2 है ना, तो VM ओवर अंडर रूट 2 इंटू आई एम ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, VM ओवर अंडर रूट 2 V बन जाएगा RMS में V मॉड, और आई एम ओवर अंडर रूट 2 बन जाएगा जी आई मॉड RMS में। ठीक है, अच्छा उससे आगे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो कॉज ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई क्या बन जाएगा, कॉज थीटा प्लस कॉज ऑफ 2 इंटू मेगा टी प्लस थीटा वी इंटू कॉज थीटा, यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा प्लस साइन ऑफ 2 इंटू मेगा टी प्लस थीटा वी एंड साइन इंटू थीटा वी माइनस थीटा आई जो है इसको साइन थीटा कह देंगे। यहाँ पर थीटा वी माइनस थीटा, यहाँ थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा, बाकी एंगल एज इट इज रहेंगे। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक और सिंप्लीफिकेशन हमने की है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर देखो यहाँ भी कॉस थीटा है और इस टर्म में भी कॉस थीटा आ रहा है, तो इन दो टर्म्स में से अगर हम कॉस थीटा बाहर ले आए तो आपके पास क्या रह जाएगा जी, वी मॉड आई मॉड, साथ में कॉस थीटा रह जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू मेगा टी प्लस थीटा वी। ठीक है, यहाँ से कैंसिल, प्लस यही वाली जो क्वांटिटी है ये सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वहाँ आ जाएगा वी मॉड आई मॉड साइन ऑफ 2 इंटू मेगा टी प्लस थीटा वी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यही सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ पर की है, वी मॉड आई मॉड कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू मेगा टी प्लस थीटा वी। फर्स्ट यानी कि ये जो दो टर्म्स हैं ये वाली, इनको हमने इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, और इकट्ठा इनको किया है और इसको हमने सेपरेट कर दिया है, इसको इकट्ठा किया और इसको सेपरेट कर दिया। इसको जब हमने इकट्ठा किया तो इन दोनों में एक ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म जो हैं वो कॉमन है, तो कॉस ऑफ थीटा भी माइनस थीटा आई को हमने कॉस थीटा का नाम दिया और इसको यहाँ से कॉमन करके बाहर निकाल दिया, तो वो यहाँ हमारे पास आ गई वी मॉड आई मॉड, ये RMS वोल्टेज, ये RMS करंट, और साथ में कॉस थीटा जो है वो हमने कॉमन करके बाहर निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास बच गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू मेगा टी प्लस थीटा भी, और साथ में हमारे पास जो सेकंड टर्म के साथ यही वी और आई मल्टीप्लाई होंगे, ये वी मॉड एंड आई मॉड, और साथ में हो जाएगा जी साइन थीटा साइन ऑफ 2 इंटू मेगा टी प्लस थीटा वी। सो ये वाली जो टर्म्स हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो थीटा है ये एंगल है जी वोल्टेज और करंट के बीच में, और यही जो है ये इसे इम्पीडेंस एंगल का भी नाम दिया जाता है। अच्छा अगर तो थीटा पॉजिटिव हो तो लोड इंडक्टिव होगा। थीटा की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है लोड की वैल्यू को जांचने के लिए। कहीं अगर आपने देखना है कि लोड किस तरह का है तो आप थीटा की वैल्यू को देखें। अगर तो थीटा पॉजिटिव है तो लोड इंडक्टिव होगा, यानी कि करंट जो है वो लैग करेगा वोल्टेज से, और अगर थीटा नेगेटिव हो तो लोड जो है वो कैपेसिटिव होगा, और उस सूरत में जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रहा होगा। अच्छा इसके अलावा जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसको हम डिकम्पोज करेंगे टू कंपोनेंट्स में। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पर देखो ये इंस्टेंटेनियस पावर एक ये, हमने इसको दो कंपोनेंट में जो है वो डिवाइड कर दिया है, एक ये कंपोनेंट है एक ये कंपोनेंट है। अब हम दोनों कंपोनेंट्स को 1 बाई 1 एनालाइज करेंगे और यहाँ से जो है वो रिजल्ट से लेकर उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो आप ये फर्स्ट कंपोनेंट की तरफ आ जाओ। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको हमने PR का नाम दिया है, यानी ये रेजिस्टिव कंपोनेंट है, और सेकंड को हमने X का नाम दिया है, यानी ये हमारा जो होगा वो इंडक्टिव या कैपेसिटिव जो होगा वो कंपोनेंट होगा। सो ये रेजिस्टिव कंपोनेंट को आपने, तो ये कंपोनेंट कंप्लीट को कर देखो वी आई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू मेगा टी प्लस थीटा वी। सो वी आई कॉस थीटा को अगर हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो पहले ये 1 से मल्टीप्लाई होगा
फिर यही वी आई कॉस थीटा जो है ये कॉस ऑफ 2 इंटू नेगेटिव प्लस थीटा वी से मल्टीप्लाई होगा। सो पी आर ऑफ टी इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा प्लस वी आई कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू नेगेटिव प्लस थीटा वी। अच्छा, यहाँ पर जो है ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है, गौर से ज़रा समझे कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है वी आई कॉस ऑफ थीटा और सेकंड टर्म है वी आई कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू नेगेटिव प्लस थीटा वी। आपसे क्वेश्चन है कि आप ज़रा सोचें कि ये कॉस थीटा एक फिक्स क्वांटिटी है, ये थीटा जो है या ये वेरिएबल होगा। थीटा थीटा क्या है जी? थीटा इज द डिफरेंस बिटवीन थीटा वी एंड थीटा आई। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा ऊपर देखें तो ये मैंने आपको बताया था कि थीटा हम बोल रहे हैं थीटा वी एंड थीटा आई, तो दो एंगल का डिफरेंस एक क्वांटिटी होगी, एक नंबर होगा, और अगर उस नंबर का आप कोसाइन कैलकुलेट करें तो वो भी एक मैग्नीट्यूड होगा। सो ये वाली टर्म तो मैग्नीट्यूड टाइप है जो कि वेरिएबल नहीं है। वी आई कॉस थीटा एक मैग्नीट्यूड का नंबर है, लेकिन ये वी आई कॉस थीटा साथ में कॉस ऑफ 2 इंटू नेगेटिव प्लस थीटा में, ये वाला जो है ये जहाँ पर भी याद रखें ओमेगा टी और टी वाली क्वांटिटी आ जाए वो टाइम के साथ वेरी करता है, क्वांटिटी ना हो वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता और वो फिक्स क्वांटिटी होती है। अब हमने इस इंस्टेंटेनियस पावर की एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है। एवरेज की दो क्वांटिटीज हैं, एक ये एक ये। इसकी भी एवरेज कैलकुलेट होगी और इसकी भी एवरेज कैलकुलेट होगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसको चलें फिलहाल हम छोड़ दें, इस वाली क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू अगर देखो वी आई कॉस थीटा, साथ में कॉस जो है ये वेरिएबल है, तो एक कोसाइन फंक्शन को आप एक पूरे के पूरे पीरियड के लिए 0 टू पाई और पाई टू पाई के लिए कोसाइन फंक्शन हो या साइन फंक्शन हो, उसको आप 360 डिग्री पर अगर इंटीग्रेट करें, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए तो आपको 360 डिग्री पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो अगर आप एवरेज के लिए इसको 360 डिग्री पर इंटीग्रेट करें तो उसका आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर 0 होगा। वो किस तरह से? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अगर तो साइन क्वांटिटी हो या कोसाइन क्वांटिटी हो, उसका 180 डिग्री तक पॉजिटिव पोर्शन होता है और 180 से 360 डिग्री तक जो है वो नेगेटिव पोर्शन होता है। जब आप एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए इसको 0 टू 360 डिग्री तक करेंगे तो 0 टू 180 तक प्लस में एक आंसर आएगा और 180 टू 360 डिग्री तक उतना ही आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट होकर आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी जो एवरेज पावर आ जाएगी, एवरेज पावर जो रेजिस्टिव कंपोनेंट है वो आ जाएगी जी, आंसर आपका वी आई कॉस ऑफ थीटा वो 0 हो जाएगा। तो कंपोनेंट आ जाएगा जी पी इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये जो है ये वो पावर है जो कि रेजिस्टिव पोर्शन, जो लोड का रेजिस्टिव पोर्शन है वो एब्जॉर्ब जो है वो करेगा, रेजिस्टिव कंपोनेंट। अच्छा, इसे ही हम एक्टिव या रियल पावर का नाम देते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज एक्टिव पावर और रियल पावर। और जो आपकी आरएमएस वोल्टेज वैल्यू है और आरएमएस करंट की प्रोडक्ट है वी और आई की, इसको हम अपेरेंट पावर का नाम देते हैं और इसको आप वोल्ट एम्पेयर के जो यूनिट्स हैं उसमें मेजर करते हैं। अच्छा, अपेरेंट पावर की प्रोडक्ट और जो है वो कोसाइन एंगल की जो है वो वोल्टेज और करंट के बीच में जो है वो इनकी प्रोडक्ट आपको रियल पावर प्रोवाइड करती है। क्योंकि कॉस थीटा जो है वो इसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, तो इसीलिए इसे जो है वो पावर फैक्टर का भी नाम दिया जाता है। अच्छा, कुछ सूरतें ऐसी भी होती हैं जिनमें करंट जो है वो वोल्टेज से लैग करता है, तो उसमें पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग कंसिडर किया जाता है। और जब करंट जो है वो वोल्टेज से लीड करता है तो उस सूरत में पावर फैक्टर को हम लीडिंग पावर फैक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, कुछ सूरतों में जो लैग करता है वो लैगिंग और जिनमें लीड करेगा वो जो है वो आपका लीडिंग पावर फैक्टर होगा। तो ये तो हमारा जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट था। अब आप सेकंड कंपोनेंट की तरफ, अभी हमने इसको डिस्कस किया है
अब इंस्टेंटेनियस पावर के सेकंड कंपोनेंट की तरफ आ जाए, ये सेकंड वाला वी आई साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी। अच्छा जी, तो आप मुझे अगर देखो तो इसके बारे में मुझे आप बता सकते हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो सकती है। जी जनाब, इसकी एवरेज वैल्यू तो अगर आप देखो यानी कि इसके साथ वी आई साइन थीटा तो एक मैग्नीट्यूड है और कांस्टेंट है, लेकिन साथ में साइन ऑफ 2 इंटू मेगा टी, क्योंकि ये टी वाली टर्म्स आती है लिहाजा ये इंडिकेट भी होगा, इसमें पॉजिटिव पर्सन भी आएगा और नेगेटिव पर्सन भी आएगा। तो एवरेज निकालने के लिए अगर आप इसको जो है वो 360 डिग्री 0 to 180 और 180 360 तक जो है वो इंटीग्रेट करेंगे तो ये नेट आंसर आपको 0 प्रोवाइड करेगा। सो ये वाली जो पावर है, ये सेकंड टर्म वाली पावर, इस पावर को हम रिएक्टिव पावर का नाम देते हैं। और ये रिएक्टिव पावर जो है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल फ्रीक्वेंसी का जो है वो ये इसकी पल्सेशन जो है वो होती है। ठीक है, एक तो इसकी डबल फ्रीक्वेंसी का होती है और दूसरे नंबर पर एवरेज क्योंकि ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो रिएक्टिव पावर है ये कहीं कंज्यूम नहीं होती, ये पहले जो है ये ऑसिलेट करती रहती है। एक्चुअली ये रिएक्टिव पावर जो है वो ऑसिलेट करती है, ये पहले आप मैग्नेटिक सर्किट को या कैपेसिटिव सर्किट को ये रिएक्टिव पावर पहले प्रोवाइड करते रहते हैं। पहले वो मैग्नेटिक या कैपेसिटिव सर्किट जो है वो चार्ज होता है, उसके बाद वही जो एलिमेंट है इतनी ही पावर वापस सोर्स की तरफ भी फ्लो करती है। सो ये वाली जो पावर है ये पल्सेट जो है वो ये पल्सेस होती हैं और ये पल्सेशन जो है इसकी होती रहती है। और इसको हम इंडक्टिव पावर का नाम देते हैं। इंडक्टिव या कैपेसिटिव एलिमेंट में जो स्टोर होती है और फिर पहले ये एलिमेंट को प्रोवाइड की जाती है इंडक्टिव या कैपेसिटिव, और इंडक्टिव या कैपेसिटिव एलिमेंट चार्ज होने के बाद यही जो है वो पावर वापस सोर्स को भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और ये इसकी अगर एवरेज दी जाए तो वो जीरो होती है, क्योंकि जितनी पावर आपने एलिमेंट को प्रोवाइड की एलिमेंट भी उतनी पावर आपको प्रोवाइड कर देता है। तो सो जो नेट पावर कंज्यूम है कंजम्पशन है वो जीरो होती है। जबकि रजिस्टर में इस तरह का कुछ भी नहीं होता। रजिस्टर में जो पावर डिसिपेट हो जाती है वो हीट की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और वो आपको वापस नहीं मिलती, वो आपकी जो पावर है वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, और कंज्यूम हो जाती है, जबकि जो रिएक्टिव पावर है वो कंज्यूम नहीं होती है, सिर्फ एलिमेंट को चार्ज करती है और वापस जो है वो फिर एलिमेंट जब चार्ज हो जाता है तो वही पावर वापस आपके जो सर्किट उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, और अगर हम इसके एम्पलीट्यूड की बात करें तो इस पल्सेटिंग पावर का जो एम्पलीट्यूड है जिसको आप रिएक्टिव पावर का नाम देते हैं, सो वो ये होता है कि वी आई साइन थीटा। यहाँ पर देखो यहाँ वी आई साइन थीटा ये एम्पलीट्यूड है और साथ में ये वाला जो है ये फंक्शन है जो कि वेरिएबल है। ये वेरिएबल है क्योंकि इसमें ओमेगा टी आ रहा है। ये वी आई साइन ऑफ थीटा जो है ये फिक्स है, थीटा एक तरह का जो है वो नंबर है और साइन ऑफ उस नंबर का कैलकुलेट करते हो तो वो भी एक क्वांटिटी और एक डिजिट ही आता है। सो वी आई भी डिजिट है और साथ में साइन थीटा भी एक डिजिट है, तो ये ओवरऑल एक जो है वो एम्पलीट्यूड बन जाता है और उस एम्पलीट्यूड को हम रिएक्टिव पावर का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो P और Q की बात है इन दोनों की जो है वो सेम डायमेंशन होती हैं, P और Q की। अब इन दोनों में हमें डिस्टिंग्विश भी करना होता है, और तो हम P की जो आपने देखा होगा P को जब हम मेजर करते हैं तो हम किलोवाट और मेगावाट में मेजर करते हैं, और जो Q है जब उसको मेजर करना होता है तो kVAR या MVAR में उसको मेजर किया जाता है, वार में मेजर किया जाता है। वार का मतलब होता है वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, ये वोल्ट ये एम्पेयर तो रिएक्टिव इसका नाम हम रखते हैं। सो हम इसको जो है वो वार से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू को, जबकि जो पी है जो आपकी रियल पावर है वो आपका जो है वो उसको मेगावाट या किलोवाट वगैरह में से हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ और है कि अगर तो आपका इंडक्टिव लोड है तो उसमें करंट जो है वो लैग कर रहा होगा इंडक्टिव लोड में, और जो एंगल थीटा है वो आपके पास जो है ये थीटा वी और थीटा आई दोनों का जो डिफरेंस है इंडक्टिव लोड में करंट क्योंकि लैग करेगा। सो थीटा वी माइनस थीटा ये डिफरेंस एक पॉजिटिव नंबर होगा विच विल बी ग्रेटर देन जीरो। सो उस केस में थीटा जो है पॉजिटिव होगा, अगर थीटा पॉजिटिव है तो क्यू पॉजिटिव है। अच्छा, अगर आप कैपेसिटिव लोड की बात करते हैं तो उसमें करंट जो है वो लीडिंग होता है। लीडिंग का मतलब है कि थीटा वी माइनस थीटा आई जो एंगल है थीटा जो डिफरेंस ये लेस देन जीरो हो गई, यानी नेगेटिव क्वांटिटी होगी। और आपको पता है कि साइन प्लस थीटा साइन थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा।
तो उस केस में Q जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टिव के केस में Q पॉजिटिव होगा और कैपेसिटिव के केस में जो Q है या रिएक्टिव पावर है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से समझ लें तो आपके आने वाले जो सेमेस्टर हैं उनमें जो पावर के सब्जेक्ट्स होंगे उन पर आपको अच्छे से ग्रिप हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं कि इस सारी स्टडी से हमने क्या सीखा है। ठीक है, तो इस सारे डिस्कशन को हम देखते हैं कि हमारे पास 3 तरह के जो है वो लोड हो सकते हैं। अगर तो हम प्योर रजिस्टर की बात करें, अगर तो लोड आपका प्योर रजिस्टर हो तो उस केस में इम्पीडेंस एंगल जो है वो 0 होता है और पावर फैक्टर को हम यूनिटी का नाम देते हैं क्योंकि cos 0 1 हो जाता है। तो इस तरह से जो अपेरेंट पावर और रियल पावर है वो इक्वल हो जाती हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर आपका जो सर्किट है वो प्योरली इंडक्टिव हो तो उस केस में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है और जो एवरेज पावर है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी जितनी आप एलिमेंट को प्रोवाइड करोगे एलिमेंट उतनी ही आपको प्रोवाइड कर देगा। +5 -5 +10 -10 +20 एंड -20, तो जो नेट आंसर है वो 0 होगा। और उस केस में आपका जो पावर है ये पॉजिटिव होगी जब एनर्जी मैग्नेटिक सर्किट में स्टोर हो रही होगी और फिर पी ऑफ टी नेगेटिव हो जाएगी जब यही एनर्जी जो है वो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से एक्सट्रैक्ट की जाएगी। अच्छा, तीसरा केस आ जाता है जी, अगर आपका लोड जो है वो प्योरली कैपेसिटिव है। अगर ये प्योरली कैपेसिटिव है तो उस सूरत में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है और जो एवरेज पावर है उस केस में वो 0 हो जाती है। तो इस तरह से कोई भी जो है वो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाती इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यानी हीटिंग फॉर्म में। तो बिल्कुल वही इलेक्ट्रिकल केस में जिस तरह से होता है, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर है वो ऑसिलेट करती है सोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसके साथ में कैपेसिटिव एलिमेंट्स में वही ऑसिलेशन होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो पावर के कुछ बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट हैं। तो पावर के साथ हमने डील किस तरह से करना होता है, ये मुख्तलिफ सूरत हाल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स में इसकी जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है जी कॉम्प्लेक्स पावर का। अच्छा, अब हम पावर्स को क्योंकि डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, हमने इंस्टेंटेनियस पावर को देखा है, रियल पावर को देखा है, रिएक्टिव पावर को देखा है। तो बेटा जी अभी हम जो है वो कॉम्प्लेक्स पावर को देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स पावर क्या है और किस तरह से इसके साथ हम डील करते हैं। तो ये भी एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप जो है वो अच्छे से पिक करें। तो ये चीज़ें हमारे आने वाले जो सब्जेक्ट्स होंगे पावर के उनमें ये बार बार यूज भी होंगी और रिपीट भी होंगी। अगर आप इनको अच्छे से पिक कर लेते हैं तो आने वाले लेक्चर्स और आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो बेटा अगर हम बात करेंगे वोल्टेज फेजर की, तो वोल्टेज फेजर और जो करंट फेजर है ये इसको यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है फेजर क्वांटिटी से। आपको पता है कि फेजर में आप एक वोल्टेज है, तो फेजर की बात करें तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का एंगल, और अगर करंट के फेजर की बात करें तो फेजर को हम मैग्नीट्यूड और एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये देखें ज़रा कि ये जो करंट है और ये वोल्टेज है। सो वोल्टेज का जो एंगल है इस रेफरेंस के साथ वो थीटा वी है और इस करंट का इस रेफरेंस के साथ एंगल थीटा आई है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के उसको हम थीटा का नाम देते हैं। यही हमारा पावर फैक्टर एंगल होता है। ठीक है, इस सूरत हाल में आपका जो करंट है ये वोल्टेज से लैग कर रहा है। और इसको हमने जो है वो पावर ट्रायंगल से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास जो होता है वो इस ये आपका जो डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन में आपके रियल पावर होती है और इस डायरेक्शन में जो है वो रिएक्टिव पावर होती है। और यहाँ से आपका जो है वो जो एंगल होता है उसको हम एस का नाम देते हैं, अपेरेंट पावर का नाम देते हैं। ये हमें किस तरह से पता चला कि ये हमारी पी है, ये क्यू है, या ये एस है। आपको जो प्रीवियस क्वांटिटीज अगर याद हो, आपको मैंने बताया था कि आपकी जो रियल पावर है उसका मैग्नीट्यूड होता है कि वी आई कॉस थीटा। तो साइन जो है वो
एक्स एक्सिस में आपके पास आता है, और जो क्यू होता है वो होता है जी वी आई साइन थीटा, तो वो आपका साइन थीटा वाई एक्सिस में आता है। सो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में वी है और इस डायरेक्शन में जो है वो क्यू है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो एस हमारे पास होता है जी वी आई। सो इसको हम वी आई का नाम देते हैं। सो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो वी आई कॉस थीटा होता है, और ये कंपोनेंट जो है वो वी आई साइन थीटा होता है। तो इसे आप पावर ट्राइंगल का नाम देते हैं, और ये पावर ट्राइंगल है कि इंडक्टिव लोड के लिए, यानी लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। अच्छा, याद रखें हम जो है वो जब भी हमें अपेरेंट पावर को यूज़ करना होता है हम वी आई एस कैरिस्ट का नाम लेते हैं। आपको अगर थोड़ा सा याद हो, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पर लेके चलता हूँ। याद रखें ये थीटा जो है हमने कहा हुआ थीटा वी माइनस थीटा आई का जो है वो थीटा वी माइनस थीटा आई को हमने थीटा कहा हुआ है। अच्छा, अब अगर यहाँ से हमने अपेरेंट पावर कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, वी और आई को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, करें वी मॉड इंटू आई मॉड एंगल। आपको पता है ये मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो एंगल्स हैं वो आपस में ऐड अप हो जाते हैं जब भी फेजेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। सो अपेरेंट पावर अगर हमने निकालनी है तो वी आई इक्वल टू वी मॉड इंटू आई मॉड, और एंगल जब ऐड अप होंगे वो बनेगा थीटा वी प्लस थीटा आई। यानी थीटा वी प्लस थीटा आई बनेगा, तो हमें तो प्लस में नहीं चाहिए, हमें तो थीटा वी माइनस थीटा आई चाहिए, यानी थीटा आई के साथ जो है वो माइनस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि ये जो करंट की फेजर है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये करंट का जो फेजर है हम इसके साथ इसका जो है वो कॉन्जुगेट कर लेते हैं। आपको पता है कि किसी भी फेजर का जब कॉन्जुगेट किया जाता है तो उसका जो एंगल है मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एंगल है क्वांटिटी है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा हुआ जी इसको वी आई एस कैरिस्ट, यानी कि आई एस कैरिस्ट इज इक्वल टू वी आई एंगल थीटा वी माइनस थीटा आई, यानी जो आई एस कैरिस्ट जब होगा तो एंगल जो है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा थीटा आई का। सो वी मॉड इंटू आई मॉड एंगल बन जाएगा जी थीटा वी माइनस थीटा आई, विच इज़ इक्वल टू वी मॉड आई मॉड। सो थीटा वी माइनस थीटा आई को हमने थीटा का नाम दिया हुआ है। ठीक है, सो जब भी हम अपेरेंट पावर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वी आई एस टाइल्स का जो है वो इससे शो करते हैं। सो वी आई एस टाइल्स के इक्वल टू वी मॉड आई मॉड एंगल थीटा वी माइनस थीटा आई। तो ये माइनस थीटा आई इस आई के कॉन्जुगेट की वजह से है। सो ये थीटा वी माइनस थीटा आई को हमने पिछले टॉपिक में थीटा का नाम दिया है, तो इसलिए हम कह देंगे कि वी मॉड इंटू आई मॉड और एंगल बन जाएगा थीटा, यानी थीटा वी माइनस थीटा आई जो है ये थीटा बन जाएगा। अच्छा, उससे आगे आए कि ये आपके पास है कि वी मॉड आई मॉड एंगल थीटा है। सो ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो आपको याद होगा, अगर आपको अपना प्रीवियस बेसिक मैथमेटिक्स याद हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स याद हो और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज आपको याद हो, तो अब क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो है ये वाली वी आई एंगल थीटा, इसको आप जो है वो ये तो एंगुलर फॉर्म है ना, तो इसको आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या बनती है, यहाँ जो भी मैग्नीट्यूड होता है उसके साथ उसको पहले कोसाइन में लिख देते हैं, यानी ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद कॉस थीटा प्लस दिस मैग्नीट्यूड जे मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा। सो वही हमने इसको जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख लिया है, एक्स आर और एक्स की फॉर्म में। सो दिस इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा प्लस जे वी आई साइन थीटा। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जिससे इस पर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आपका जो है ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को डिफाइन करती है, जहाँ पर जो रियल पार्ट है वो एवरेज पावर पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो इसका दूसरा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है वो रिलेटिव पावर क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कॉम्प्लेक्स पावर है उसको हम डिजाइन एस से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स जो क्वांटिटी है इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एस विल बी इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी आई स्टैरिस, और वी आई स्टैरिस जो है वो दिस इज एस which is equal to वी एस टाइम्स which is equal to वी आई एंगल थीटा, और वी आई एंगल थीटा को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वांटिटी जो है वो उसको हम पी का नाम देते हैं, प्लस ये क्वांटिटी जो है उसको क्यू का नाम देते हैं। सो एस इक्वल टू वी आई टाइम्स विच इज आल्सो इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। सो ये जो है वो इसके इक्वल है। अच्छा जी, आपके पास जो है वो मैग्नीट्यूड जो एस का है
वो अपेरेंट पावर है, इसको आप एस नॉट भी कह सकते हैं, और इसको अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो वो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर से कैलकुलेट कर सकते हो। और इसका जो यूनिट है वो वोल्ट एम्पेयर होता है, और इसके जो लार्जर यूनिट्स हैं वो केवीए या एमवीए हो सकते हैं। तो जो अपेरेंट पावर है ये आपको एक डायरेक्ट इंडिकेशन देती है कि हीटिंग की, और इसको रेटिंग यूनिट जो है पावर इक्विपमेंट के रेटिंग यूनिट के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो जो अपेरेंट पावर है इसकी जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आपकी यूटिलिटी कंपनी है उसको मस्टली जो है वो एवरेज और अपेरेंट पावर जो है वो कंज्यूमर्स को ये दोनों ही सप्लाई करना होती है। तो जो रिएक्टिव पावर क्यू है ये पॉजिटिव होती है जब फेज एंगल थीटा आपका निकलते के करंट के बीच में पॉजिटिव है, जो मैंने आपको पहले बताया है। यानी कि ये पॉजिटिव कब होगा जब आपका लोड जो है वो इंडक्टिव है और आई जो है वो वोल्टेज से लैग्स करे। और अगर क्यू आपकी जो है वो नेगेटिव होगी जब आपका थीटा जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि आपकी जो लोड इम्पीडेंस है वो कैपेसिटिव हो और जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रहा हो। ठीक है, तो इसकी जो है वो हमने लीडिंग भी हमने एक डायग्राम बनाई है। पहले हमने लैगिंग के लिए बनाई थी, अब आप लीडिंग के लिए देखें। आपको मैं फिर स्लाइड पे ले जाऊँगा, यहाँ पर ये करंट जो है वोल्टेज से लैग कर रहा है। सो ये पी इस डायरेक्शन में, क्यू के आप एरो देखो तो अपर डायरेक्शन में होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो ऐसे होगा। तो पावर ट्रायंगल। अब आप लीडिंग पावर फैक्टर के लिए देखें, तो जो लीडिंग पावर फैक्टर है, लीडिंग में जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रहा होता है। तो ये वोल्टेज फेजर है और ये वाली जो है ये करंट फेजर है। तो आप देखो ज़रा, इसमें जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है। तो इस सूरत में जो एंगल है वो नेगेटिव हो जाएगा। पहली सूरत में एंगल पॉजिटिव था, तो ये एंगल अपवर्ड था। दूसरी सूरत में ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा, थीटा वी और थीटा आई के जब डिफरेंस होंगे तो एंगल माइनस में आएगा। सो ये एस जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, ये एंगल माइनस में आ जाएगा। तो इसको जो पावर बनेगा पी इसी डायरेक्शन में आएगा, लेकिन क्यू जो है ये अब डाउनवर्ड हो जाएगा। पहले क्यू अपवर्ड था जो है वो लैगिंग के लिए, लेकिन लीडिंग केस में जो है वो ये क्यू डाउनवर्ड हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास जो है ये फर्स्ट फेजर जो अपवर्ड जो है सेकंड वाला जो है, ताकि आपको जो यहाँ रिप्रेजेंट करोगे वो ऐसा आएगा। तो ये एस, ये वी आई कॉस थीटा, ये वी आई साइन थीटा, लेकिन ये जो है कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटिव लोड के लिए, यानी लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि वी आपका जो है ओम लॉ वो क्या बोलता है आपको कि वी इज इक्वल टू वी आई, या वी इज इक्वल टू आई आर या आर आई वगैरह, जो पुराना आपको देखा है। तो अगर आर की जगह पे आपके पास वी हो, इम्पिडेंस हो, तो वही ओम लॉ जो है वो बन जाएगा वी इज इक्वल टू वी आई। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एस इज इक्वल टू वी आई एस्टेरिक्स होता है। ये एस्टेरिक्स का मतलब कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट हम करंट को जो है वो फेजर का एंगल नेगेटिव करने के लिए करते हैं। तो वी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी आई एस्टेरिक्स। तो आई एस्टेरिक्स तो एज इट इज रहेगा, तो वी की जगह पे आप वी आई यहाँ पर लिख लो। वी की जगह पे हमने वी आई इंटू आई एस्टेरिक्स लिख दिया है। ठीक है, सो जी की जगह पे हम बोलेंगे जी आर प्लस जे एक्स। आपको पता है कि ये जी एक इम्पीडेंस है, और इम्पीडेंस से आप अपने फिर सर्किट का मैं आपको रेफरेंस दूंगा, तो वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है कि आपकी जो इम्पीडेंस है दिस इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। और एक और मैं आपको कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज का बताऊँ कि अ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेशन विद इट्स कॉन्जुगेट विल गिव यू द सुपीरियर। ठीक है, एंड इट विल बिकम ओनली द मैग्नीट्यूड। सो ये भी एक आइडेंटिटी है कि आई इंटू आई स्टेरिस और any number multiplied with its conjugate it will become just a magnitude। ठीक है जी, तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज में आप लोगों ने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। सो आई इंटू आई स्टेरिक जो वो आई स्क्वायर बन जाएगा। सो जी बन जाएगा जी आर प्लस जे एक्स। तो साथ में ब्रैकेट में आर प्लस जे एक्स, तो साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर। तो आई नॉट स्क्वायर पहले आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा, और वही आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर जो है वो जे एक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर है कि जो अपेरेंट पावर एस है और जो इम्पीडेंस सी है, इन दोनों के जो एंगल हैं ये बिल्कुल सेम ही एंगल है। अच्छा, पावर ट्राइंगल और इम्पीडेंस ट्राइंगल जो है ये ऑलमोस्ट सिमिलर ट्राइंगल्स हैं,
और इम्पीडेंस एंगल जो है समटाइम उसी को ही हम पावर एंगल का नाम देते हैं। अच्छा, एक और फार्मूला यहाँ से हम देख सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई स्टाइल्स, ठीक है। तो एस इक्वल टू वी आई स्टाइल्स, तो आई की जगह पे आप यहाँ पर वैल्यू अगर पुट करो, आई किसके इक्वल आएगा, वी ओवर जी। सो आई वी हमने एज इट इज रख लिया, तो आई की जगह पे वी ओवर जी, क्योंकि आई पर कॉन्जुगेट था, तो वी ओवर जी जो आई की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे तो उसका होल हमें कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। अगर वी ओवर जी जो है वो उसका होल कॉन्जुगेट हो तो वी का भी कॉन्जुगेट आ जाएगा और ओवर में जी का भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। यहाँ पर फिर वही जो है वो आइडेंटिटी लगेगी, वी इंटू वी कॉन्जुगेट, जैसे आई इंटू आई कॉन्जुगेट आई स्क्वायर, या वी इंटू वी कॉन्जुगेट वी स्क्वायर बन जाएगा, यानी वी मॉड स्क्वायर। ये जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, इसका अंदर नहीं जाता, ठीक है। ये आप ट्राई भी करके देखिएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जस्ट जो है वो मैग्नीट्यूड आ जाता है। सो ये वी मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो जी की वैल्यू, तो जी किस पे आ जाएगा, वी स्क्वायर ओवर एस कॉन्जुगेट, ठीक है ना। यानी ये जी कॉन्जुगेट है, अगर कोई दूसरी साइड पे ले आओ, एस इधर ले आओ, तो आपको इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का कॉन्जुगेट। ये तो जैसे एक मैग्नीट्यूड है, इसका कॉन्जुगेट भी वही रहेगा, लेकिन ओवर में आपके पास जो है एस कॉन्जुगेट आ जाएगा। सो ये स्टूडेंट्स डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम जो है वो डील कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पावर हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स पावर में आपके पास जो है ये डिफरेंट जो है वो वी और आई इनके डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन है, और डिफरेंट फॉर्मूलाज यहाँ से डिराइव होते हैं। एस से पी या क्यू ट्राइंगल से बन जाती है लीडिंग और जो है वो लैगिंग के लिए, और यहाँ आपके पास जो है ये एस का वी स्क्वायर ओवर सी कॉन्जुगेट या सी का वी स्क्वायर ओवर एस कॉन्जुगेट, और इन डिफरेंट फॉर्मूला से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक पूरी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो ये है कि वाई कनेक्टेड लोड्स और डेल्टा कनेक्टेड जो लोड्स हैं, इन दोनों तरह के जो लोड्स में क्या डिफरेंस होता है और इनको हम किस तरह से इनके साथ डील करते हैं। सो ये जो क्वांटिटी है इसको पहले तो आप देख लें, वाई में ये क्वांटिटी है और ये जो है ये भी वाई लोड है, तो ये वाई जो है ये सोर्स है। तो ये एक वाई कनेक्टेड जनरेटर है, यहाँ पर इसकी एक ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, और एक ये वाली जो है ये ब्रांच है। तो यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसको आप छोड़ेंगे यहाँ तक, ये वाला आपका है सोर्स, और ये वाला आपका वाई लोड है, तो ये बीच में जो है ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो है, जो कि वाई कनेक्टेड लोड है, ये वाई कनेक्टेड जनरेटर है, आपको डेल्टा और वाई का पता होगा। तो ये वाला जो है ये वाई कनेक्टेड है। सो यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट आ जाता है, एक एलिमेंट इस साइड पे इस साइड पे, और ये पॉइंट भी ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। और ये लोड है जी, इसका भी यही तरह से क्या है, एक तरह से ये और एक ये अगली ये। तो हमने वाई सोर्स को वाई लोड के साथ किस तरह से कनेक्ट करना होता है कि न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं जी, ठीक हो गया। और फेज ए को ए के साथ, और ये वाला जो है ये फेज बी उसको बी के साथ, और ये फेज सी उसको सी के साथ, और ये हमारा जो है ये न्यूट्रल है, ठीक है। और ये जो है ये वी एल यहाँ पर, वी एल यहाँ पर, ये ट्रांसमिशन जो लाइन है ये उसकी इम्पीडेंस होगी, यानी किसी जगह पे वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, उसको हम ट्रांसमिट करके किसी दूसरी जगह पर लोड पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सोर्स और लोड और ट्रांसमिशन लाइन की जो है वो एक सिनेरियो हमने यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है, तो ये इसको देख सकते हैं आप। तो अभी हमारा जो टास्क है वो ये है कि आपको मैंने इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास जो होती हैं थ्री फेज वोल्टेजेस के साथ अभी हम डील करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लोड्स की बात होती है और ये लोड डेल्टा कनेक्टेड या वाई कनेक्टेड होते हैं। तो जिस भी किस्म के लोड हों, डेल्टा हों या वाई हों, ये थ्री फेज होते हैं। तो थ्री फेज के साथ डील करने से पहले मैं आपको थ्री फेज की एक बेसिक जो है वो बता देता हूँ। तो इसका जो है वो बेसिक थ्री फेज का मैं जो इसकी जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस टॉपिक को समझने से पहले ये देखें, थ्री फेज में याद रखें आपके पास तीन सेट ऑफ वोल्टेजेस होते हैं। ये आप लोगों ने पहले सुना होगा, लेकिन अभी आप फिर से इसको जो है अच्छे तरीके से समझ लें
कि थ्री फेज जो वोल्टेजेस होती हैं उनमें थ्री जो होते हैं वो आपके पास सेट ऑफ वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है, फेज ए, जैसा कि ये देखें, एक फेज ए होता है, एक फेज बी होता है, एक फेज सी होता है। हमारे पास दो तरह के सीक्वेंस चलते हैं, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस, एक को हम बोलते हैं नेगेटिव सीक्वेंस। खैर इस सीक्वेंस को भी छोड़ते हैं। एक होता है ए बी सी सीक्वेंस। इसमें होता ये है कि आपका जो फेज़ बी है वो फेज़ ए से 120 डिग्री लैग करता है। ये देखें, ये फेज़ बी फेज़ ए से 120 डिग्री पीछे है, और फेज़ सी फेज़ बी से 120 डिग्री पीछे है। यानी कि फेज़ बी फेज़ ए से 120 डिग्री पीछे है, और फेज़ सी फेज़ ए से 240 डिग्री जो है वो बैक हो गया। तो यहाँ पर ये माइनस साइन मैंने लगाए हुए हैं। माइनस का मतलब है कि फेज़ बी फेज़ ए से 120 डिग्री लैग कर रहा है, और फेज़ जो आपका फेज़ सी है वो फेज़ ए से 240 डिग्री जो है वो लैग करता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस, या इसी को हम ए बी सी सीक्वेंस का नाम देते हैं। एक नेगेटिव सीक्वेंस होता है, लेकिन वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी हमारी जो वो बुक है हम उसी करते हैं, वो किसी वक्त मौजूद रहते हैं। अच्छा जी, ये देखें कि आपके पास हमने कहा है कि ये जो पॉजिटिव है, जो हमने किया तो पॉजिटिव सीक्वेंस है, एबीसी सीक्वेंस है। और हमने जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि तीन सेट ऑफ वोल्टेजेस को, थ्री जो सेट ऑफ वोल्टेजेस हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी वी ए एन। पहला जो है उसको हमने कहा हुआ जी दिस इज़ एट 0 डिग्री। जो सेकंड है उसको हमने कहा होगा कि दिस इज एट -120 डिग्री फ्रॉम फेज ए, एंड द थर्ड वन इट इज़ एट -240 डिग्री फ्रॉम फेज ए। तो दो तरह की वोल्टेज होती हैं, याद रखिएगा जहन में, ये आपने अपने ध्यान है। दो तरह की वोल्टेज होती है, एक होती है लाइन वोल्टेज, एक होती है फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज का मतलब है कि किसी जो आप बात कर रहे हो लोड वगैरह की, उसकी किसी एक आर्म में जो वोल्टेज होगा उसको आप फेज वोल्टेज का नाम देंगे। और लाइन वोल्टेज जो है वो, जैसा कि ये देखें यहाँ पर इसके अक्रॉस में, इस एलिमेंट के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज है, और जो लाइन वोल्टेज है वो किसी भी दो लाइनों के बीच में जो वोल्टेज होगा, इसके ए और बी के बीच में, या ये जो है ये बी और सी के बीच में, या सी और ए के बीच में जो भी वोल्टेज होगा उसको हम लाइन वोल्टेज का नाम देंगे। और फेज वोल्टेज ये होगा कि इसके, चाहे इसके क्रॉस में वोल्टेज देख लो, चाहे इसके क्रॉस में वोल्टेज देख लो, चाहे इसके क्रॉस में वोल्टेज देख लो, तो इसको हम जो है वो फेज वोल्टेज का नाम देंगे। तो हमने आर्बिट्रेरीली जो है वो चूज़ किया है कि लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज ऑफ द ए फेज एज द रेफरेंस। ए फेज को हमने रेफरेंस लिया हुआ है। तो वी ए एन जो है हमने कहा हुआ है कि जो ए फेज है वो 0 डिग्री पर है, और जो बी फेज होगा ये हमने वोल्टेजेस लिखी है, ये लेट से वी ए एन इज इक्वल टू वी पी, यानी पीक मॉड एंगल 0 डिग्री, वी बी एन पीक मैग्नीट्यूड एंगल -120 डिग्री, यानी पॉजिटिव सीक्वेंस में ये -120 डिग्री होता है। और फिर ये सी जो है सी एन, ये जो है वी पी मॉड ये होता है, ये -240 डिग्री पर ये होता है। जबकि आपका जो वी पी मॉड है ये रिप्रेजेंट करता है जी जो फेज वोल्टेज है लाइन टू न्यूट्रल का, उसके मैग्नीट्यूड को। और जो आपके लाइन वोल्टेजेज हैं लोड टर्मिनल पर इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेजेज, उनको आप किरचॉफ वोल्टेज जो है आपका है केवीएल के जो वोल्टेज लॉ आपने जो सीखा हुआ है उसको अप्लाई करने से आप कैलकुलेट कर सकते हो लाइन वोल्टेजेस को जो लो टर्मिनल है वहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखो ज़रा कि वी ए बी किसके इक्वल आएगा। वी ए बी दिस ए फेज, दिस इज बी फेज। हमने ए और बी के बीच में जो वोल्टेज होगी इसको आप लाइन वोल्टेज कहते हो। सो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको पहले न्यूट्रल, यहाँ से ए टू एन, फिर एन टू बैक आना पड़ेगा। यानी कि ए और बी के लिए आपको पहले ए टू न्यूट्रल और फिर न्यूट्रल से यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि आपके लिए जो है वो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए एन माइनस वी बी एन। सो आपका जो है वो वी ए बी जो है वो जो लाइन वोल्टेज है वो वी ए एन माइनस वी बी एन आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से वी ए सी ए बी, और सेकंड जो है वो बी सी। यहाँ से मुझे बताओ ये फेज़ बी है और ये फेज़ सी है। ठीक है, फेज़ बी और फेज़ सी, इन दोनों के बीच में अगर आपने देखना हो
डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, यानी वोल्टेज डिफरेंस। तो कैसे, वी बी एन, यानी कि वी बी एन सी, वी बी सी इक्वल टू, पहले आपको बी टू न्यूट्रल और फिर न्यूट्रल से सी पर जाना पड़ेगा। जब आप बी टू न्यूट्रल जाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, जब आप न्यूट्रल से अपोजिट साइड पे जाएंगे तो वही जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया। सो ये जो चीज़ें हैं ये दिस वन टू दिस, जब आप फेज टू न्यूट्रल जाएंगे तो वो पॉजिटिव वोल्टेज हो जाएगा, यानी वो बी एन हो जाएगा। जब आप न्यूट्रल से अपवर्ड साइड पे जाएंगे तो वो भी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, वो माइनस वी सी एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें वी बी सी इक्वल टू वी बी एन माइनस वी सी एन। अच्छा, उसके बाद वी सी ए आएगा। वी सी ए किस तरह से कैलकुलेट करोगे, यानी कि फेज जो है वो सी और ए, इनके बीच में आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो सी टू ए के बीच में पहले आप सी टू एन को जाना पड़ेगा, तो वो वी सी एन आ जाएगा। जब आप एन टू ए जाओगे तो वो माइनस ए एन आ जाएगा। मेरा ख्याल है आपने इस बात को पिक कर लिया। अब हम इस पर जाएंगे आगे चलते हैं, इनके वैल्यूज को पिक करते हैं। सो वी ए बी, वी बी सी एंड वी सी ए। सो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए एन माइनस वी बी एन। सो वी ए एन इज इक्वल टू वी पी एक्स मॉड, एंगल आ जाएगा जी 0 डिग्री। So VBN is equal to VPX mod angle minus 1 degree and VCN is equal to VPX mod angle आ जाएगा जी माइनस 240 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये VP mod है, तो VAN की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है। तो VAN और VBN की वैल्यू यहाँ पर पुट की है। तो ये देखो इस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, VP कॉमन आ जाएगा ना, तो VP कॉमन आ जाएगा जी। VAN तो रह क्या जाएगा ब्रैकेट में 1 एंगल 0 डिग्री माइनस 1 एंगल माइनस 120 डिग्री। अच्छा, ये आपका टास्क छोटा सा कि आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर्स को कॉम्प्लेक्स मोड में ले जाकर ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। 1 एंगल 0 डिग्री माइनस 1 एंगल माइनस 120 डिग्री, देन यू विल गेट द आंसर अंडर रूट थ्री टाइम्स वी पी एंगल 30 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरे पे आ जाएगा कि बी एन और वी सी एन की वैल्यू को, वी बी एन और वी सी एन यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो वी पी एक्स मॉड, और ब्रैकेट में रह जाएगा कि 1 एंगल माइनस 120 डिग्री माइनस 1 एंगल माइनस 240 डिग्री। तो इसको भी अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि वी पी तो एज इट इज अंडर रूट थ्री एंगल जो है वो टाइम वी पी जो एंगल आ जाएगा माइनस 90 डिग्री। और इसी तरह से जब आप थर्ड में जाकर वी सी एन और वी ए एन की वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा भाई 1 angle minus 240 degree minus 1 angle 0 degree, which will become equal to into 3 times VP एंगल आ जाएगा जी 150 डिग्री। ठीक हो गया। अंडर रूट थ्री टाइम जो है वो अंडर यहाँ पर 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास वोल्टेजेस जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, अब उससे नेक्स्ट पे आ जाओ तो जो वोल्टेज फेजर डायग्राम है वाई कनेक्टेड लोड की, जो आपको फिगर 212 में पिछले में मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर इसकी वाई कनेक्टेड डायग्राम, तो वो उसको इस फिगर में हमने रिप्रेजेंट किया है। तो आप देख सकते हो कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में जो रिलेशनशिप है ये देखने वाला है। यहाँ से जो आपने ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने पिक करना है कि लाइन वोल्टेजेस और फेज वोल्टेजेस में क्या रिलेशनशिप चल रहा है। तो सबसे पहले देखो जी वी ए एन, ये तो हमने पहले ही ड्रॉ किया होगा। तो वी ए एन इस डायरेक्शन में, बी एन इस डायरेक्शन में, सी एन इस डायरेक्शन में। तो अभी जो हमने लाइन वोल्टेज निकाली है ए बी, वो है जी अंडर रूट थ्री टाइम्स वी पी एंगल 30 डिग्री। यानी जो ए बी है, ए बी वो वी ए एन से एक तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है अंडर रूट थ्री टाइम्स, और दूसरे नंबर पर ये 30 डिग्री ज़्यादा है, 30 डिग्री ये इससे ऊपर है। ठीक है, वी ए बी। अब वी बी सी की तरफ आ जाए। वी बी सी क्या है जी, इसका भी मैग्नीट्यूड अंडर रूट थ्री टाइम्स वी पी, और ये माइनस 90 डिग्री जो है ये माइनस 90 डिग्री का है। तो इसको माइनस 90 पर ड्रॉ करेंगे जरा, वी बी सी को माइनस 90, यानी ये रही माइनस 90, ये यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है जी, बी सी। अब सी ए हमने ड्रॉ करना है। तो सी ए का मैग्नीट्यूड देखें, सी ए है अंडर थ्री टाइम्स वी पी एंगल 150 डिग्री, यानी कि 180 से ऊपर है और ये 90 से अबव है। सो ये रही, ये अपना ऑलमोस्ट 150 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, सो ये वाला तो है जी अपना, इधर से माइनस 240 और इधर से ये 120 है। तो ये 120 से आगे 30 डिग्री और हमें 30 डिग्री शिफ्ट करना है।
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिगर को VAN, VBN और VCN इस फिगर को माइंड में रखें और फिर उसके बाद VAB, BC और CA को देखें। अब हमने रिलेशन देखना है कि VAB VAN से एक तो मैग्नीट्यूड में बड़ा है और दूसरे नंबर पर 30 डिग्री ज़्यादा आगे है, और इसी तरह VBC जो है VBN से मैग्नीट्यूड में भी बड़ा है और 30 डिग्री आगे है, और इसी तरह से VCN से मैग्नीट्यूड में भी बड़ा है और 30 डिग्री आगे है। ये वाली फेज वोल्टेज है और ये वाली लाइन वोल्टेज है। लाइन का मतलब है किसी भी दो लाइव वायर्स के बीच में जो वोल्टेज है उसको लाइन वोल्टेज कहेंगे, और फेज का मतलब होगा किसी भी एक लाइव वायर और न्यूट्रल के बीच में जो है वोल्टेज, उसे हम फेज वोल्टेज का नाम देंगे। सो जो लाइन वोल्टेज है या लाइन टू लाइन वोल्टेज है वाई कनेक्टेड में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनली जो है ये लाइन वोल्टेज हमेशा होगी जी √3 टाइम जो फेज वोल्टेज, मैग्नीट्यूड में इतनी ज़्यादा, फेज वोल्टेज को √3 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 30 डिग्री जो है वो लीड कर रही होगी। ये देखें, ये 30 डिग्री लाइन इससे लीड कर रही है, ये 30 डिग्री से, ये 30 डिग्री से, तो मैग्नीट्यूड में भी बड़ी है और 30 डिग्री लीड कर रही है। तो कंक्लूजन ये है कि वाई कनेक्टेड सिस्टम में जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड में भी बड़ी होती है और 30 डिग्री जो है वो लीड कर रही होती है। ठीक है जी, अब हम इससे आगे नेक्स्ट करते हैं। तो आपके जो 3 फेज करंट्स हैं जो आपको प्रीवियस मैंने वीडियो में दिखाए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर मैं अगर आपको यहाँ ले चलूँ 3 फेज करंट्स, तो ये IA करंट और ये रहा आपका IB करंट और ये रहा आपका IC करंट। तो ये 3 फेज करंट्स हैं और ये 3 फेज सिमेट्री जो है वो वहीं से हमें पता चल सकती है। तो IA करंट अगर हम देखें, IA दिस इज इक्वल टू VAN/GP। तो मैं आपको प्रीवियस पिक्चर बाद में लेके आता हूँ। IA ये करंट अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो फिर यहाँ से न्यूट्रल की तरफ आ रहा है ये IA करंट। तो ये क्या करेंगे, करंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। तो ये वोल्टेज VAN, इम्पीडेंस क्या है GP। याद रखें इम्पीडेंस का यहाँ पर एक एंगल है, ये तीनों इम्पीडेंस सेम है, GP एंड GP, और इस इम्पीडेंस का एक एंगल है थीटा। अब मैंने आपको पहले बताया है कि जो इम्पीडेंस का एंगल है वो सेम वही एंगल जो है वो आपका ये जो पावर फैक्टर होता है वो सेम एंगल होता है, चाहे आप एस का एंगल देख लो या अपेरेंट एस का एंगल यानी कि अपेरेंट पावर एंगल, या वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल, या इम्पीडेंस का जो एंगल है, ये तीनों एंगल बिल्कुल सेम एक ही एंगल होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जी का एंगल होगा जिसको हम थीटा का नाम देंगे। सो यहाँ IA हमने करंट कैलकुलेट करना तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस। सो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड VAN इज इक्वल टू VP एंगल 0 डिवाइडेड बाय GP, इट्स मॉड एंगल आ जाता है जी थीटा, थीटा होगा ना। सो ये रहेगा VP/GP मॉड, तो ये रहे बन जाएगा जी IP, और ये नीचे एंगल थीटा है प्लस में, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी माइनस थीटा। आपको पता है ना कि अगर आप एंगल्स के साथ या फेजर्स के साथ डील कर रहे हैं तो कोई भी फेजर जो किसी भी ओवर में या बटे में निचली साइड पे आता है तो जब उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसके एंगल का साइन चेंज हो जाता है। अगर आपके डिवीजन में नीचे एंगल पॉजिटिव में है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, और अगर डिवीजन में नीचे एंगल माइनस में है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ GP का एंगल लोअर साइड पर जो है वो प्लस में है तो ऊपर जाकर वो भी माइनस हो जाएगा। इसी तरह से IA, और जब IB करंट कैलकुलेट करेंगे तो वो किस तरह से VBN/GP। तो VBN जो VB है वो कितने एंगल पर है जी, वो -120 डिग्री पर है ना, तो -120 पर है, तो ये -120 डिग्री और नीचे से एंगल आ जाएगा जी ऊपर जाकर माइनस थीटा। इस तरह से ये VCN वो -240 पर है और एंगल बन जाएगा माइनस थीटा। और एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है, नोट कर लें कि ये आपका जो ये करंट है ये लाइन करंट है, यहाँ जो करंट है यही लाइन करंट है, यहाँ जो करंट है यही लाइन करंट। ये लाइन करंट जब इस एलिमेंट में एंटर हो जाएगा तो हम इसे बोलेंगे फेज करंट। इसी तरह से ये लाइन करंट जब इस एलिमेंट में एंटर हो जाएगा तो हम इसे बोलेंगे फेज करंट, और यही वाला IC जब इस एलिमेंट में एंटर होगा तो हम इसे बोलेंगे फेज करंट। तो आप इस डायग्राम को देख कर बता नहीं सकते मुझे कि यही वाला जो लाइन करंट है जब ये इसमें एंटर होगा तो वो सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वायर कनेक्टेड सिस्टम में जो लाइन करंट है वो फेज करंट के इक्वल होता है।
और जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज का अंडर 3 टाइम्स और 30 डिग्री इन जो है वो लीडिंग में होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो वाई कनेक्टेड लोड्स का ये कंक्लूजन है कि जो लाइन करंट है वो फेज करंट के इक्वल होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाए सेकंड नंबर पर हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड लोड है। तो जो डेल्टा कनेक्टेड लोड हैं उनके अगर हम देखते हैं कि उनमें किस तरह से हमारे पास जो है वो सिस्टम में वेरिएशन होती है। तो सबसे पहले आप ज्यूम करें कि हमारे पास जो है ये एक बैलेंस के डेल्टा कनेक्टेड लोड है जिसकी जो फेज इम्पीडेंसेस हैं वो इक्वल है, जी पी और जी पी हर एक की। तो ये यहाँ पर हमें शो हुआ है। ये देखें, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है इसको हम कहेंगे ये लाइन करंट है आई ए, लेकिन यही करंट ज़्यादा जब इस एलिमेंट में फ्लो करेगा ये फेज करंट है। इसी तरह से इस एलिमेंट में फ्लो करेगा तो फेज करंट है, इसी तरह से इस एलिमेंट में जो फ्लो करेगा उसको हम फेज करंट का नाम देंगे। हमने कहा ये आई ए लाइन करंट जब इसमें एंटर हुआ तो ये ए से बी की तरफ जा रहा है तो ये आई ए बी फेज करंट है, और ये बी से सी की तरफ जा रहा है तो ये आई बी सी फेज करंट है, और ये सी से ए की तरफ जा रहा है तो ये आई सी ए फेज करंट है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये ए और बी फेज है। अब इस ए और बी फेज के बीच में जो वोल्टेज है यहाँ पर इनको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज, यानी इसका और इसके वायर के बीच में जो वोल्टेज है इसको हमने कहना है लाइन वोल्टेज। ठीक है, और इसको वी एल से रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज द लाइन वोल्टेज। फेज ए और फेज बी के बीच में जो वोल्टेज है ये लाइन वोल्टेज है, और लेकिन इस एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको अपने फेज वोल्टेज का नाम देना है। तो आप मुझे बताओ जो यहाँ पर वोल्टेज है लाइन, वही तो इस एलिमेंट के क्रॉस में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर इन दो लाइनों पर जो वोल्टेज है वही तो इसके क्रॉस में शो हो रहा है, वहाँ पर जो है वो पहुँच रहा है। सो ये जो एलिमेंट वोल्टेज है वी ए बी, सो ये वाला जो लाइन वोल्टेज है वही क्योंकि फेज के क्रॉस में रिप्रेजेंट हो रहा है, फेज के क्रॉस में शो हो रहा है, फेज के क्रॉस में अप्लाई हो रहा है। सो इसके लिए डेल्टा कनेक्टेड में याद रखें जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के जस्ट इक्वल होता है। लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज के बिल्कुल जो है वो इक्विवेलेंट में होता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर जो है वो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बिल्कुल इक्वल में होगा। अब आप देखें कि आपके पास जो है ये एक फेजर डायग्राम है हमारे पास। यहाँ पर कि आपका जो है ये एक आई ए बी है, एक फेजर डायग्राम, यानी ये फेज करंट है। हमने कहा हुआ है कि ये इस डायरेक्शन में, ये फेज ए हो गया, ये फेज बी और ये फेज सी। फेज ए, फेज बी एंड फेज सी। अब हमने यहाँ पर वोल्टेज की बात ही नहीं करनी क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो इक्वल हो गए। अब इस केस में डेल्टा के केस में याद रखें करंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी डेल्टा के केस में जो करंट्स की मैग्नीट्यूड वगैरह होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो हमने देखना है कि वो कितना डिफरेंट है और किस तरह से डिफर कर रहा है, उस मैग्नीट्यूड को अभी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो फेजर डायग्राम है कि यहाँ पर हमें शो हो रहा है, तो उसमें फेज जो करंट है आई ए बी आर बी इसको हमने कहा हुआ है कि ये 0 डिग्री पर है, बाकी फेज बी और फेज सी इसके रेफरेंस से हैं। यानी पहले आपने जस्ट इसको देखना है आई ए बी, आई बी सी और आई सी ए। आई ए बी इस फेज में करंट और आई बी सी इस फेज में और आई सी ए इस फेज में करंट जो है इनको आपने देखना है और हम इन्हें फेज करंट का नाम दे देते हैं। सो ये वाला आई ए बी जो फेज करंट है इसको हमने कहा हुआ है कि आई पी इज नॉट एंगल 0 डिग्री, यानी ये 0 डिग्री पर है। अच्छा, उसके बाद आई ए बी को हमने कहा हुआ है 0 डिग्री पर। आई बी सी को यहाँ से आप देख सकते हो डायग्राम में, आई बी सी दिस इज एट -120 डिग्री एंड आई सी ए दिस इज एट -240 डिग्री। तो देखें जी, आई बी सी आई पी मॉड एंगल -120 डिग्री, और जो आपका है आई सी ए विच इज इक्वल टू आई पी मॉड, और जो एंगल है दिस इज -240 डिग्री। तो आई पी जो है ये फेज करंट का जो है वो मैग्नीट्यूड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके जो रिलेशनशिप है फेज और लाइन करंट्स के बीच में उनको हम के सी एल अप्लाई करने से यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। के सी एल हम अप्लाई करेंगे, मैं पहले आपको इस फिगर पर लेके आता हूँ, फिर हम इस पर जो है वो के सी एल अप्लाई करेंगे। आई ए, सो ये वाला करंट आई ए
ये आई ए करंट इस नोड पर अगर हम केसीएल अप्लाई करें, एंट्रिंग करंट जो है वो आई ए इज इक्वल टू, एक करंट इस तरफ जा रहा है और एक जो हमने डायरेक्शन रखी हुई है वो इस तरफ जा रहा है। तो लिविंग करंट को हम पॉजिटिव और एंट्रिंग करंट को हम नेगेटिव लेंगे। सो आई ए इज इक्वल टू लिविंग आई ए बी, एंट्रिंग आई ए सी। सो आई ए इज इक्वल टू आई ए बी माइनस आई सी ए। तो यहाँ पर हमने केसीएल अप्लाई किया, आई ए इज इक्वल टू आई ए बी माइनस आई सी ए। ठीक हो गया जी। सो आई ए बी और माइनस आई ए सी ए, तो ये हम बाद में वैल्यूज को देखेंगे, पहले हम ये जरा केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। अब नोड बी पर केसीएल अप्लाई करें, नोड बी पर। तो ये आपका नोड बी है। तो नोड बी पर आई बी इज इक्वल टू एंट्रिंग करंट पॉजिटिव आई ए बी माइनस लीविंग आई बी सी। आई बी इज इक्वल टू आई ए बी माइनस आई बी सी। तो आई बी सी माइनस आई बी सी, this one is leaving and entering is, sorry, leaving is positive and entering is negative. तो आई बी इज इक्वल टू आई बी सी माइनस आई ए बी। अब हमने यहाँ पर थर्ड नोड पर जो है वो तीन केसीएल अप्लाई करना है। तो आई सी इज इक्वल टू आई पी, ये थर्ड नोड है हमारा, इस पर अप्लाई करेंगे। आई सी इज इक्वल टू लिविंग इज पॉजिटिव आई सी ए माइनस आई बी सी। तो आई सी ए माइनस आई बी सी, ये वैल्यूज आएगी। अब आई ए बी, बी सी और सी ए, इनकी वैल्यूज यहाँ से हम फिक्स करेंगे। पहले तो इसको देखते हैं, आई ए बी माइनस आई सी ए। तो यहाँ से जो कॉमन आ जाएगा वो आई बी मॉड, एक दफ़ा अंदर आ जाएगा जी 1 एंगल 0 डिग्री, और सेकंड क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा जी 1 एंगल जो है वो 20 डिग्री। आई सी ए है, तो सी ए में आपके पास 1 एंगल -240 डिग्री आ जाएगा। तो आप अगर अपने कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करें या हाँ से सिंप्लीफाई करें तो आपको आंसर मिलेगा √3 टाइम्स आई पी, एंगल आ जाएगा -30 डिग्री। इसी तरह से जब हम इन क्वांटिटीज को वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ रहेगा जी 1 एंगल -120 डिग्री -1 एंगल 0 डिग्री, एंड इट विल बिकम 103 टाइम्स आई पी एंगल -150 डिग्री। और जब इस थर्ड को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी √3 टाइम्स आई पी एंगल 90 डिग्री। तो हमने इन ये वाले जो आई ए आई बी और आई सी फेजेज हैं इनको ड्रॉ करना है। तो रेफरेंस हमारा यही है, इस रेफरेंस से हमने ड्रॉ करना है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं जी आई ए को। तो ये -30 डिग्री पर है, -30 डिग्री इसमें ये रेफरेंस है, इससे 30 डिग्री यहाँ पर। सो आई ए इस 103 टाइम ज़्यादा बढ़ाकर 30 डिग्री पर ये यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। अब आई बी को हमने ड्रॉ करना है। तो आई बी इज इक्वल टू -150 डिग्री पर ड्रॉ होगा, -150 पर। तो -150 यानी यहाँ से यहाँ ये -150 बन जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये -150 पर आई बी ड्रॉ हो जाएगा। और आई सी को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आई सी जो है ये 90 डिग्री पर, +90 पर। तो ये आई सी यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। तो ये लाइन, ये आपको फेज में करंट होंगे, तो यहाँ पर यहाँ पर होंगे। तो ये बाकी के आपके लाइन करंट्स हैं जो कि इस लाइन में या ये थर्ड लाइन में मौजूद है। तो इन करंट्स को हम लाइन करंट्स का नाम देंगे, और जो दूसरे करंट्स हैं इनको हम फेज करंट्स का जो है वो नाम देंगे। अब इनके बीच में जरा रिलेशन तो देखें किस तरह का बन रहा है। ये देखें, ये लाइन जो है ये फेज से 30 डिग्री लैग कर रहा है। लाइन करंट फेज करंट के 30 डिग्री लैग कर रहा है, और मैग्नीट्यूड में √3 टाइम्स जो है वो बड़ा है। तो जनरलाइज किस तरह से हम कर सकते हैं कि लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, एंड इट इज एट एंगल ऑफ -30 डिग्री। ये भी लैग कर रहा है, ये भी लैग कर रहा है, ये भी लैग कर रहा है 30 डिग्री से। सो ये एक जनरलाइज हमारे पास रिलेशन है। तो ये आपका जो लाइन करंट है ये फेज करंट से अंदर जो है वो -30 डिग्री लैग करता है, और जो मैग्नीट्यूड में √3 टाइम्स जो है ये बड़ा होता है और ज़्यादा होता है, √3 टाइम्स। ठीक है जी। सो ये हमारा जो है ये डेल्टा कनेक्टेड लोड जो हैं ये इनमें ये रिलेशन पाया जाता है। ये आपने रिलेशन हमेशा याद रखने हैं। वाई कनेक्टेड लोड में किस तरह से वाई में वोल्टेजेस डिफरेंट होती हैं और डेल्टा में करंट्स डिफरेंट होते हैं, लाइन और फेज। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि डाटा टू वाई अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ जाए तो इसकी जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो ज़रा ये देखें, हमारे पास एक डेल्टा कनेक्शन सिस्टम है और एक ये वाई कनेक्टेड सिस्टम है। डेल्टा में ये हर एक ब्रांच की जो इम्पीडेंस है वो जी डेल्टा हमने लगाई है,
जी डाटा इंपीडेंस ये, जी डाटा इंपीडेंस ये, और इसकी जी डाटा इंपीडेंस से जब से सेकंड वाला जो है वो इसकी जी वाई और यहाँ पर भी जी वाई इम्पीडेंस है। तो जो डाटा कनेक्टेड सर्किट है इनमें जो फेज करंट आई ए है, फेज करंट आई ए इट इज़ गिवन बाय आई ए इज इक्वल टू वी ए बी ओवर वी डेल्टा प्लस वी ए सी ओवर वी डेल्टा। तो आई ए जो करंट है हम डेल्टा कनेक्टेड में, तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ इसके साथ वोल्टेज डिवाइडेड बाई दिस इम्पीडेंस, this current is divided into these two currents. So IA is equal to this current. This current can be calculated by the voltage across this VAC divided by V delta, and this current can be calculated by the voltage across this divided by impedance. The voltage across this is VAB divided by V delta. So IA is divided into these two currents. So I is equal to this current plus this current. So the delta is same, common. So here we will get V delta, and above inside we will get VAB plus VAC. VAB plus VAC. अब हमारा जो है वो नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमने ए बी और ए सी की जो वैल्यू है उनको कैलकुलेट करना है। आप देखें जरा कि ये हमारे पास वी ए एन, वी बी एन और वी सी एन जो है वोल्टेजेस की अगर हम बात करें तो वोल्टेज में हमारे पास ये चीज़ मौजूद है वी ए एन। ये वोल्टेज में आपको मैंने बताया था कि जब वोल्टेज की बात आती है तो आपका जो सिस्टम है वोल्टेज में ये लीड कर रहा होता है वाई की अगर बात करें, ठीक है। वाई में वोल्टेज लीड कर रहा होता है, डाटा कनेक्टेड जो सिस्टम हैं उनमें जो करंट है वो लैग करता है। अब ये वोल्टेज है ये लीड कर रहा है, ये 30 डिग्री पर है। तो ये हमने पहले ये डायग्राम बनाई थी वी ए एन बी एन एस, यहाँ वी ए बी था और ये जो आपके पास यहाँ था 1 और एक यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर था वी सी ए, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर वी ए सी जाएगा। सी ए इधर और अपोजिट में ये वी ए सी जाएगा। मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में लेके चलता हूँ। ये देखो ये वी ए बी है, इसी फिगर को हमने ड्रॉ किया है और यहाँ पर है वी सी ए। इस फिगर को अभी हमने ड्रॉ नहीं किया तो हम जस्ट इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये वी सी ए है तो हमें चाहिए ए सी। तो आपको पता है कि जब ये नोटेशन डिफरेंट होती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये जैसे ही इसका साइन चेंज होगा वी सी ए से वी ए सी कैलकुलेट करोगे तो ये बिल्कुल अपोजिट साइड पर यहाँ पर फिगर ड्रॉ हो जाएगा। +30 में ये है और ये -30 डिग्री में फिगर ड्रॉ हो जाएगा और ये इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा वी ए सी। तो वही फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो वी ए सी, तो हमने वी ए बी प्लस वी ए सी कैलकुलेट करना है जी। दिस वन वी ए बी प्लस वी ए सी इक्वल टू √3 टाइम्स वी ए बी को अगर देखें तो इसको वी ए एन के टर्म्स में किस तरह लिख सकते हैं जी। वी ए एन को √3 से मल्टीप्लाई करें और ये होगा जी एंगल 30 डिग्री अबव, और वी ए सी क्या होगा जी √3 टाइम्स वी ए एन और ये है जी -30 डिग्री बिलो। ये भी ये -30 डिग्री या +30 डिग्री। सो जो यहाँ से कॉमन आ जाएगा √3 एंगल आपका आ जाएगा कि वी ए एन और यहाँ पर आ जाएगा जी कॉमन में आ जाएगा 1 एंगल 30 डिग्री प्लस 1 एंगल -30 डिग्री, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी √3 ही आएगा। तो ये √3 उस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 3VAN, ठीक है। सो नेट आंसर ये है कि वी ए बी प्लस वी ए सी की वैल्यू 3VAN है। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू है वो उसकी पुट करनी है। आई ए इक्वल टू वी ए बी प्लस वी ए सी की जगह पे 3VAN ओवर वी डाटा। सो आई ए इक्वल टू 3VAN ओवर वी डाटा, इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से वी ए एन की अगर देखो वैल्यू हमने निकालनी है तो वी डाटा इस साइड की तरह जाएगा जी। वी डाटा डिवाइडेड बाई 3 इंटू आई ए। सो ये डेल्टा में आ जाता है। डेल्टा में रिलेशन है वी ए एन इक्वल टू सी डेल्टा बाई 3 इंटू आई ए। जबकि आप ज़रा डेल्टा को छोड़कर आप ज़रा वाई साइड पे आओ तो वाई साइड पे किससे इक्वल आ जाएगा वी ए एन किससे इक्वल है ये वाली वी ए एन इज इक्वल टू वोल्टेज किससे इक्वल होता है इम्पीडेंस इंटू करंट। इम्पीडेंस क्या है वी वाई, करंट है जी आई है, वी इक्वल टू जी आई होता है ना। तो ये तो रहा डेल्टा के लिए। अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया वाई के लिए वी ए एन इक्वल टू जी वाई इंटू आई।
ठीक है। अब ये डेल्टा के लिए और ये वाई के लिए, इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करो। आई से कंपेयर होगा, वी एन से कंपेयर होगा और जी वाई इससे कंपेयर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा जी वाई इक्वल टू जी डेल्टा बाय 3। यानी जब भी आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वाई से डेल्टा में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो आपका जो डेल्टा है वो जी डेल्टा बाय 3 जो है वो जी वाई आपका बन जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आपका जो सिस्टम है वो ये वाला जो इसमें शिफ्ट होगा, ये जी डेल्टा में जो है वो डेल्टा से वाई आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप इससे आगे चलेंगे, हम हमारे पास एक पर पेज एनालिसिस का है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके पास जो है वो 3 फेज सिस्टम होते हैं और 3 फेज के जो न्यूट्रल में करंट फ्लो कर रहा होता है, वाइट न्यूट्रल लोड में अगर हम देखें तो वो तीनों करंट का समीशन फ्लो करता है। ये बात आपको पता है या नहीं पता, लेकिन आप एक बात याद रखें हमेशा कि ये जो 3 फेज सिस्टम होते हैं, इनकी जो न्यूट्रल वायर होती है, इनमें तीनों करंट जो हैं वो आई ए, आई बी और आई सी, इन तीनों करंट्स का जो है वो समीशन फ्लो करता है। ठीक हो गया। न्यूट्रल में जो करंट फ्लो करता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, और ये ऑलमोस्ट जीरो होता है बैलेंस सिस्टम में। ठीक है। तो हम क्या करते हैं बैलेंस्ड में कि हम जस्ट एक सिंगल फेज होता है वो उसको लेते हैं, और इससे जब भी हमने एनालिसिस परफॉर्म करने होते हैं, तो एक अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पर फेज एनालिसिस है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि 3 फेज सिस्टम 3 फेजेज में क्योंकि मैग्नीट्यूड वगैरह तो वही होते हैं, सिर्फ एंगल का फ़र्क होता है, तो हम क्या करते हैं सिर्फ एक फेज को लेते हैं सोर्स का, और एक फेज लेते हैं लोड का, और बीच में एक जो है वो ट्रांसमिशन जो लाइन होती है उसकी जरूरत डाल लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्किट बन जाता है। अब ये एक सिंपल सा सर्किट है, जिसे ये जो कि एक सिंगल फेज सर्किट है, उसको परफेक्ट भी कहते हैं, सिंगल फेज भी कहते हैं। तो इस सर्किट पर हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, जो कि पर फेज या सिंगल फेज एनालिसिस कहलाते हैं। और ये इसके एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद हमें यहाँ पे जो क्वांटिटीज मिलती हैं, उनको हम एक्सटेंड कर देते हैं ये फेज बी और फेज सी पर, क्योंकि फेज बी और फेज सी में है तो सब कुछ वही, जस्ट एंगल्स का ही फर्क होता है, 120 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। तो हम 120 डिग्री का फेज शिफ्ट लगाकर फेज बी और फेज सी की क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंगल फेज में हम शिफ्ट करते हैं बैलेंस सिस्टम को, और सिंगल फेज में शिफ्ट करने के बाद हम इसका जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, और फिर इन्हीं एनालिसिस के बेस पर जो फेज दो के एनालिसिस होते हैं, फिर इसी के बेस पर हम फेज बी और फेज सी की भी क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि जस्ट 120 डिग्री और 240 डिग्री के फेज शिफ्ट पर यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट में जो टॉपिक है वो है कि बैलेंस के 3 फेज पावर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो ये हम 3 फेज जो बैलेंस की पावर है 3 फेज की, इसको हम देखते हैं कि ये बैलेंस सिस्टम किस तरह से हमारे पास आता है, और हम कंटिन्यूस जो है वो बैलेंस पावर और नेटवर्क पावर वगैरह किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलें इसको देखते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक बैलेंस की 3 फेज सोर्स है, जो कि सप्लाई कर रहा है एक बैलेंस वाई या डेल्टा कनेक्टेड लोड को, जिसकी ये वाली जनरेशन क्वालिटी में फेज ए जो है उसका उसकी जो है वोल्टेज होगी अंडर टू टाइम्स वी पी टाइम्स कॉज ऑफ मेगा डी प्लस थीटा वी, और बी फेज बी जो है वी बी एन ए एन है, फिर वी बी एन है, दिस इज इक्वल टू अंडर टू टाइम्स वी पी कॉज ऑफ मेगा डी प्लस थीटा वी माइनस 130 डिग्री, और जो वी सी एन है दिस इज इक्वल टू अंडर टू टाइम्स वी पी कॉज ऑफ मेगा टी प्लस थीटा वी माइनस 240 डिग्री। ठीक है। और ये है जी फॉर बैलेंस लोड द फेज करंट्स आर, जो बैलेंस लोड के लिए आपके पास जो फेज करंट है उनको हमने कहा हुआ आई ए इक्वल टू आई बी कॉस ऑफ मेगा टी प्लस थीटा आई, और जो आई बी है ये यही एंगल से माइनस 120 डिग्री ला करेगा, और आई सी जो है ये होगा यही क्वेश्चन, लेकिन इससे माइनस 240 डिग्री जो है वो कुछ ला करेगा। तो ये जिस तरह से ये वोल्टेज में है जीरो माइनस 120 माइनस 240, इस तरह से यहाँ पर जीरो माइनस 120 और माइनस 240 वोल्टेज और करंट की हमने चीज़ें जो है उनको यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो वी पी और आई पी है, ये आर एम एस फेज वोल्टेज और करंट हैं वो इनकी मैग्नीट्यूड वगैरह हैं। तो जो टोटल इंस्टेंटेनियस पावर है वो इंस्टेंटेनियस पावर हर एक फेज की उसका समीशन है।
यानी कि ये P3 फेज फेज ए की इंस्टेंटेनियस पावर प्लस फेज बी की इंस्टेंटेनियस पावर प्लस फेज सी की इंस्टेंटेनियस पावर, ये उनका सोल्यूशन है अभी। तो यहाँ पर फेज ए की किसके खिला देगा कि वी ए एन इंटू आई ए प्लस वी बी एन इंटू आई बी प्लस वी सी एन इंटू आई सी। सो वी ए एन और आई ए, वी बी एन और आई बी और वी सी एन और आई सी, इनकी वैल्यूज़ को हम ज़रा पुट करके देखते हैं। तो आपको याद होगा कि वी ए एन और वी आई है ये अंडर रूट टू, ये जब पहले इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो ये अंडर रूट टू और अंडर रूट टू आंसर पर आना चाहिए टू वी पी आई पी कॉज ऑफ मेगा टी प्लस थीटा वी इंटू कॉज ऑफ मेगा टी प्लस थीटा आई। तो ये फर्स्ट क्वांटिटी बन जाएगी प्लस टू सेकेंड क्वांटिटी, यानी कि इस क्वांटिटी को से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा टू वी पी आई पी कॉज ऑफ मेगा टी प्लस थीटा वी -120 एंड ये आ जाएगा कि कॉज ऑफ मेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई -120 डिग्री। तो उसके बाद थर्ड क्वांटिटी को देखो तो ये बन जाएगा टू वी पी आई पी कॉज ऑफ मेगा टी प्लस थीटा वी -240 इंटू कॉज ऑफ मेगा टी प्लस थीटा -240 डिग्री। तो ये जो है ये वाली क्वांटिटी इस तरह से बन जाएगी। ठीक हो गया। सो ये वाली जो है ये इस पे चला देंगे अभी जो है। अब ये वाली एक आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर आपको शो की है, टू कॉज अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा। सो यही जो क्वांटिटी ये हर एक पर अप्लाई करेंगे हम आइडेंटिटी। सो ये देखें जी टू कॉज अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो पहले हमने इसको माइनस किया फिर प्लस किया। तो ये देखें कि टू कॉज अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू वी टी आई टी हर एक में एडिटिव आ जाएगा। जस्ट मैं कॉज अल्फा क्या कर पाता हूँ कि ये एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल हमारा बीटा है। तो एक दफ़ा इनको हमने माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा भी माइनस मेगा टी माइनस थीटा आई, तो ओमेगा टी माइनस मेगा टी से कैंसिल हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो मान जाएगा कॉज ऑफ थीटा भी माइनस थीटा आई प्लस कॉज ऑफ सेकंड टाइम जब इनको प्लस करना है तो ये एंगल दोनों को प्लस करेंगे ओमेगा टी प्लस मेगा टी टू मेगा टी प्लस थीटा भी प्लस थीटा आई। ठीक है जी। अच्छा उससे नेक्स्ट आओ जी वी पी आई टी। तो यहाँ पर फिर यही वाले जो एंगल्स हैं एक दफ़ा इनको सब्ट्रैक्ट करना है, एक दफ़ा इनको ऐड करना है। तो जब हमने इन एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो हर एक क्वांटिटी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। जस्ट थीटा भी और थीटा आई का डिफरेंस रह जाएगा। तो जब हमने इनको ऐड करना है तो टू मेगा टी प्लस थीटा भी प्लस थीटा आई -240 डिग्री। अच्छा और उसके बाद थर्ड पे आ जाएगी तो वी पी आई टी कॉज ऑफ, यहाँ पर फिर हमने इस एंगल को एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थीटा भी मैंने थीटा ही आएगा और दूसरी दफ़ा इनको ऐड करने तो बन जाएगा टू मेगा टी प्लस थीटा भी प्लस थीटा आई -480 डिग्री। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, याद रखिएगा कॉस 0 प्लस कॉस 120 प्लस कॉस 240, यानी कि तीन फेजेज ऐसे जिनमें 120 डिग्री का अगर डिफरेंस पाया जाए तो आप अगर उनको ऐड करें तो आंसर 0 होता है। ये क्या देखती है, ये आप लोग करके देखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉस ऑफ टू मेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई, ये एंगल टू मेगा टी थीटा आई सेम, टू मेगा टी थीटा आई सेम। यहाँ पर 0, यहाँ पर -240, यहाँ पर -480 डिग्री में अगर हम 360 ऐड करें तो वो -120 ही बन जाता है। तो ये तीन फेजेस हैं जिनमें 120 डिग्री का जो है वो फेज शिफ्ट है। तो अब इन तीनों को अगर ऐड किया जाए तो क्या आंसर बनेगा जी, ये और ये। अभी जो मैंने आइडेंटिटी बताई है उसके मुताबिक ये बनाने का आंसर जो है वो नेट आंसर 0 हो जाएगा सिर्फ इनका। लेकिन ये तीनों जब ऐड अप होंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 3 फेज जो पावर आपकी बन जाएगी 3 वी पी आई पी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है। तो जो थीटा वी मैंने थीटा आई है उसको हमने थीटा का नाम जो है वो दे दिया। वो हमने पहले इसको कह दिया कि ये जो एंगल है ये थीटा है। तो यहाँ पर ये आपकी जो है ये रियल पावर है, 3 फेज रियल पावर है। ठीक है। तो इसी के बेस पर अगर हम रिएक्टिव पावर को देखें तो रिएक्टिव पावर में क्या आ जाएगा 3 वी पी आई पी साइन ऑफ थीटा। और इसी तरह से 3 फेज जो कॉम्प्लेक्स पावर है उसको आप देखो तो ये वाली बन जाएगी जी एस थ्री फेज इक्वल टू पी थ्री फेज प्लस जे क्यू थ्री फेज। ये बन जाएगी या आपका बन जाएगा जी एस थ्री फेज इक्वल टू 3 वी पी आई पी स्टार बन जाएगा। ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी जी एस थ्री फेज इक्वल टू 3 वी पी इंटू आई पी स्टार। तो ये वाली जो है ये
ये अपेरेंट पावर जो है मतलब पावर 3 फेज में हमारे पास ये आ जाएगी। तो आप याद रखें कि आपके पास जो वाई कनेक्टेड सिस्टम है उनमें जो फेज वोल्टेज है दिस इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज ओवर अंडर थ्री, या लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज इनटू अंडर थ्री। ठीक है, और जो फेज करंट होता है वाई सिस्टम में वो फेज और लाइन करंट जो है सेम होते हैं, जबकि जो डेल्टा कनेक्टेड है उनमें फिर आप याद रखें कि जो फेज वोल्टेज है और लाइन वोल्टेज है ये दोनों सेम होती हैं, जबकि जो आपकी फेज पावर है ये लाइन फेज करंट जो है ये लाइन करंट को आप अंडर थ्री से डिवाइड करते हैं, या लाइन करंट आपका इक्वल होता है अंडर थ्री टाइम्स ऑफ फेज करंट। अच्छा, चूँकि यहाँ पर ये सारी फेज क्वांटिटीज हैं, अब हमने इनको ही लाइन क्वांटिटीज में भी शिफ्ट करके देखना है कि आंसर क्या हो सकता है। तो जो लाइन क्वांटिटीज में ये वाला जो शिफ्टर हमारे पास आंसर होगा वो आ जाएगा जी कि आप अगर इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, पी में अगर पुट करेंगे वी पी और आई पी की वैल्यूज़ को, तो आपके पास आ जाएगा थ्री फेज पावर अंडर रूट थ्री टाइम्स बी एल आई एल पावर थीटा। और अगर आप रिएक्टिव पावर को देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट थ्री टाइम्स बी एल आई एल साइन ऑफ थीटा। चाहे जो सी मर्जी सिचुएशन पुट कर लें, अगर इसको पुट करेंगे तो आपको वी पी की जगह पे वी एल ओवर अंडर थ्री और आई पी की जगह पे आई एल लगाना पड़ेगा। चाहे ये सेकंड सिचुएशन पुट कर लें, इनमें आपको वी पी की जगह पे वी एल और आई पी की जगह पे आई एल ओवर अंडर थ्री। तो जो जिस मर्जी सिचुएशन को पुट कर लें आंसर आपका जो है वो यही रहेगा, यानी चाहे वाई कनेक्टेड हो चाहे डेल्टा कनेक्टेड हो, जो थ्री फेज पावर है अगर वो आप नाइन ट्वेंटी के टर्म्स में देख रहे हैं तो वन थ्री टाइम्स वी एल आई एल कॉस थीटा बन जाएगी, और रिएक्टिव पावर जो है थ्री फेज वो बन जाएगी हंड्रेड थ्री टाइम्स वी एल आई एल साइन थीटा। अगर लाइन क्वांटिटी में, अगर फेज क्वांटिटी में देखना है तो वो बन जाएगी कि जो रियल पावर है पी थ्री फेज वो बनेगी थ्री वी पी आई पी कॉस थीटा, और जो रिएक्टिव पावर थ्री फेज है फेज क्वांटिटी में वो बनेगी थ्री वी पी आई पी साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। तो ये हमारे जो है ये आज का लेक्चर है जिसमें हमने जो है वो पावर्स को जिसमें हमने डिटेल में देखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम जो है वो पर यूनिट सिस्टम को देखेंगे, पर यूनिट एनालिसिस को देखेंगे, जिसका आपको आइडिया नहीं है लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला उसको जो है वो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक डिटेल जाऊँगा। ठीक है, तो इससे रिलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है वो अपना जो चैनल है उस पर लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो आंसर करूँगा। और इसके अलावा जो आपका जो इसके जो प्रेजेंटेशन है वो आपके जो फाइल्स हैं वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।